तो इतना हो गया। आवेश किसे कहते हैं, तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। आवेश को या फिर एरो का चिन्ह लगाएंगे, सेकंड एरो, यहाँ लिखेंगे आवेश को सी द्वारा सूचित किया जाता है, तो लिख लेंगे आवेश को सी द्वारा सूचित किया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम होता है। तो ये सब मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं। सब उतार लेना। आवेश किसे कहते हैं, क्या है, देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक, सेकंड आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, सेकंड और लिखा है। आवेश का सीजीएस मात्रक ऐसे बराबर के चिन्ह देंगे, स्टेट कूलम्ब होता है। स्टेट कूलम्ब होता है। स्टेट कूलम्ब होता है, और लिखेंगे स्टेट कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक तथा स्टेट कूलम्ब में संबंध। तो देखते हैं आगे। यहाँ से लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक में संबंध। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम्ब। तो एक कूलम्ब बराबर लिखेंगे, इसको स्टेट कूलम्ब को ESU भी कहा जाता है, ठीक है, सूचित किया जाता है। और लिखेंगे एक कूलम्ब बराबर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब होता है। स्टेट कूलम्ब होता है। स्टेट कूलम्ब केवल लिखते हैं, यानी कि, और इसको ESU भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 ESU भी बराबर 1 ESU बराबर होता है, यानी इसको कूलम्ब में बदलेंगे तो ये इधर आएगा, ठीक है। तो 1/3 गुने, अगर इसको पावर
ये प्लस में पावर है तो इधर आएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा, कथी होगा -9 कूलम। तो ठीक है, इसको या एक ESU बराबर 3.3 गुने 10 के पावर -10 कूलम होता है। इसे लिख देंगे। ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है, देखो इतना लिख लेंगे। अभी इसका देखेंगे आवेश का बड़ा मात्रक तथा छोटा मात्रक लिखेंगे। यहाँ से आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फ्राइडे होता है। क्या होता है? फ्राइडे होता है। एक फ्राइडे बराबर लिखेंगे 1 फ्राइडे बराबर 96,500 कूलम होता है, यानी 96,500 कूलम होता है। यानी 1 कूलम बराबर 1/96,500 फ्राइडे हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया कुछ? कैसे हो गया? 1 कूलम बराबर 96,500 फ्राइडे। यदि एक गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, देख लेना। तो फिर इधर ये सब उतार लो, फिर आगे बताते हैं। आवेश का छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन। तो यहाँ लिख देते हैं आवेश का छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक ऐब कूलम होता है जी। नहीं, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। तो लिखेंगे फ्रैंकलिन क्या होता है? सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। तथा आवेश का चुंबकीय मात्रक चुंबकत्व मात्रक, आवेश का चुंबकीय मात्रक होता है ऐब कूलम। यानी 1 कूलम बराबर 1/10 ऐब कूलम। तो ये सब मिटाते हैं, फिर लिखेंगे वो सभी। ओके, तो लिखेंगे आवेश का चुंबकीय मात्रक मिटाते हैं जी। चुंबकीय मात्रक क्या होता है? आवेश का चुंबकीय मात्रक बराबर ऐब कूलम। क्या होता है? ऐब कूलम। होता है। तो 1 कूलम बराबर 1/, इसको EMU भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? EMU।
ई एम यू लिखते हैं, लिखेंगे 1/10 ई एम यू। ठीक है, यानी 1 ई एम यू बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 ई एम यू बराबर 10 सी, यानी 10 कूलम। ठीक है, तो अब इसका देखेंगे आवेश का चुंबकीय मात्रक तथा सीजीएस मात्रक में संबंध। तो देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एरो का चिन्ह देंगे, आवेश का आवेश के सीजीएस मात्रक तथा चुंबकीय मात्रक में संबंध। तो लिखेंगे तो आई एम सॉरी बच्चों, एक तो काम था। देखते हैं आवेश का सीजीएस मात्रक एवं चुंबकीय मात्रक में संबंध। तो लिखेंगे यहाँ से 1 कूलम बराबर कितना स्टैट कूलम होता है, 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 ESU। इसको समीकरण फर्स्ट मान ले सकते हैं। और इसको 1 कूलम बराबर कितना होता है जी, 1 कूलम बराबर होता है कितना, आफ कूलम होता है। चुंबकीय मात्रक होता है आफ कूलम, 1/10 आफ कूलम, यानी 1/10 EMU। समीकरण सेकेंड, इसका देखो LHS बराबर है। ठीक है, तो RHS बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से लिखेंगे 1 ई, तो RHS बराबर है तो LHS को LHS बराबर है तो RHS को बराबर कर लेते हैं। 3 × 10 के पावर 9 ESU होता है। और फिर लिखेंगे 1/10 EMU हो गया इतना। तो इसको लेके जाएंगे नीचे। ठीक है, तो इसको लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ESU बराबर 1/10 1/3 ई जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा माइनस में, एगो ई है प्लस में तो ऊपर भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 1/3 × 10 के पावर -10 EMU, यानी कि 1 ESU बराबर 3.3 × 10 के पावर -11 EMU। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब 1 EMU बराबर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से देखेंगे 1 EMU बराबर, अभी इसको लेके चल जाएंगे इधर 1 EMU आफ कूलम बराबर, तो लिखेंगे 3 × 10 के पावर, ये था 9, अब हो गया जाएगा इधर 1 10 जाएगा, ये पावर 9 था, एक और जाएगा तो हो जाएगा 10। 3 × 10 के पावर 10 ESU। तो इतना ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं स्थिर आवेश आखिर है क्या। अब स्थिर विद्युत आवेश के बारे में जानते हैं।
तो ठीक है, इतना सब कोई उतार लो। तो फिर बताते हैं स्थिर वैद्युत आवेश। आवेश के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी कर लिए हैं। दिखेंगे, अब देखेंगे स्थिर वैद्युत आवेश। तो लिखेंगे स्थिर वैद्युत आवेश। स्थिर वैद्युत आवेश। तो अब देखेंगे स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। ठीक है, आखिर स्थिर वैद्युत आवेश है क्या, अभी देखते हैं। तो स्थिर वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। तो लिखते हैं भौतिकी के जिस शाखा के अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों तथा उससे संबंधित घटनाओं उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। तो लिख लेना उसे स्थिर वैद्युत आवेश कहते हैं। तो आप देखेंगे आवेश को दो भागों में बांटा गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो भागों में बांटा है, एक धन आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, एक ऋण आवेश। तो देखते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो लिखेंगे यहाँ से स्टार पॉइंट डाल के लिखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन
आवेश को दो भागों में बांटा गया, बांटा गया है। पहला देखेंगे, पहला है धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश, धनावेश, ठीक है। और दूसरा है ऋणावेश। एक सजातीय आवेश होता है, एक विजातीय आवेश। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो लिखेंगे सजातीय आवेश, सजातीय आवेश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, प्रतिकर्षित करता है या करती है, करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे धनावेश जैसे धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन दोनों समान पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज प्रतिकर्षित ही करेगी, यानी कि दूर हटेगी, दोनों आपस में एक दूसरे में सटेगी नहीं। एक और है ऋणावेश। और फिर विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है, जैसे धन आवेश ऋण आवेश, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर से विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती है। स्टार पॉइंट डाल देंगे, जैसे में देखेंगे, जैसे धनावेश और ऋणावेश, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज एक दूसरे। फिर यह ऋणावेश धनावेश दोनों भी हो सकता है। तो अब लिखेंगे
ठीक है, इतना तक सब जान गए सब लोग। तो अब देखेंगे आवेश। आवेश के बारे में कुछ है बातें, अभी तक बच रही है, अभी आवेश खत्म नहीं हुआ है। तो देखते हैं। तो पहले लिखेंगे आवेशन। आवेशन है क्या? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं घरेलू बातों में। यदि मोबाइल स्विच ऑफ या ऑफ हो जाती है तो इसे बिजली यानी चार्जर के द्वारा चार्ज किया जाता है। तो उसे क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है, वो अनावेशित हो जाता है। तो अब देखते हैं आवेशन। तो आवेशन क्या है? तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही आवेशन कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, स्टार पॉइंट डालेंगे, आवेशन। आवेशन लिखेंगे। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। तो बताओ बच्चों, कैसी लग रही है आज की क्लासें? तो आई होप सबको बहुत अच्छे लग रहे होंगे क्लासें। यदि आप सभी को अच्छे लग रहे हैं तो इसको और दूसरे बच्चों के पास, दोस्तों के पास शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो देखते हैं। तो फिर देखते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित 3 विधियां, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन को संवहन द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो लिखेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। तो पहला देखेंगे, पहला क्या है? चालन, घर्षण द्वारा आवेशन। देखेंगे पहला घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको क्या कहते हैं? घर्षण को इंग्लिश बाय फ्रिक्शन एंड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो इंग्लिश नहीं लिखते हैं, चलो देखते हैं हिंदी में। घर्षण द्वारा आवेशन आखिर है क्या? तो ये बताता है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन ही कहते हैं। तो फिर एक और है चलन द्वारा आवेशन, यानी चलन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? दूसरा नंबर, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ स्पर्श कराया जाता है तो उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो उसे चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो पहले 2 को अगर देखते हैं, फिर देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। जल्दी जल्दी लिखते हैं बच्चों। घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन है क्या? 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है
है तो उससे आवेशित होने की प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। और फिर दूसरा देखें तो इतना नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। तो अब दूसरा देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? तो लिखेंगे तो दूसरा देखते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन किसे कहते हैं? अभी समझाया आप लोगों को बच्चों कि जब किसी आवेशित वस्तु को जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो उस पर समान प्रकृति का क्या समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है तो इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तो लोगों की परिभाषा जान लिया बच्चों। अब तीसरा देखेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। आखिर प्रेरण द्वारा आवेशन है क्या? जब किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए या जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उसे
प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम दोस्तों में होती है कि यदि कोई भी दोस्त के पास जाता है और गुस्सा होकर ताकता है तो वो दोस्त भी गुस्सा हो जाता है, या उसे ही यानी कि हमारे पास भी आवेश था, हमें भी और उस पे भी था आवेश, नहीं था पर वो नॉर्मल था और वो भी आवेशित हो गया, यानी कि वो भी गुस्सा हो गया तो आवेशित हो गया। जैसे देखते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, बाकी प्रेरण द्वारा आवेशन है क्या। तीसरा देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए उस पर, बिना स्पर्श कराए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, का आवेश उत्पन्न हो जाता है, है। तो इस प्रक्रिया को या तो ऐसी प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एक अनावेशित गोला ले लेते हैं। क्या एक अनावेशित गोला ले लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। क्या है जी, एक कुचालक स्ट्रिंग है, कुचालक स्टैंड। तो बताओ अनावेशित वस्तु किसे कहते हैं, यानी कि कमेंट में लिखना अनावेशित वस्तु किसे कहते हैं। यदि याद है तो भी लिखना, यदि न भी याद है तो ना लिखना। तो देखते हैं, तो बताते हैं अनावेशित वस्तु किससे कहते हैं। ये नहीं कहना है कि उस पर आवेश ही ना हो, आवेश होता है, बल्कि दोनों आवेश, ऋण आवेश और धन आवेश दोनों समान होता है। तो दोनों समान होने के कारण एक न्यूट्रल रहता है, यानी कि उदासीन रहता है। इसे ही अनावेशित वस्तु कहते हैं। तो इसे आगे देखते हैं। तो देखो बनाते हैं।
तो यहाँ लेके आते हैं एक एबोनाइट का क्षण। क्या? एबोनाइट का क्षण। यहाँ लाते हैं धनावेश, यानी कि लाते हैं धनावेश। क्या लाया जी? धनावेश। तो ये धनावेश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपरीत आवेश उत्पन्न होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश। तो इधर ऋणावेश हो जाएगा, तो बराबर होगा ना जी धनावेश भी, यानी कि ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर होता है, तब ना और न्यूट्रल होता है। तो इधर लिखा है, इधर हो जाएगा धनावेश, हो गया धनावेश इधर। तो इधर देखते हैं, तो आगे देखते हैं। अब इसको एबोनाइट को छड़ को हटाते हैं। अब इसको पृथ्वी से, अभी इसको पृथ्वी से स्पर्श कराएं, तो यहाँ से न्यूट्रल उत्पन्न हुआ, यानी कि यह भी खत्म हो जाएगा, धनावेश खत्म हो जाएगी, ऋणावेश केवल बच जाएगा। ये क्या हो गया? ऋणावेश। तो क्या था बताओ? था ना प्रेरण द्वारा आवेश। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर एक लिए अनावेशित वस्तु, यहाँ पर लिए आवेशित वस्तु, यानी धनावेश लिए, एबोनाइट का क्षण धनावेश होता है। तो यहाँ लिए धन, बगैर स्पर्श कराए, स्पर्श नहीं है, इस पर स्पर्श नहीं कराए, और फिर यहाँ देखो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर देखो, ये अनावेशित वस्तु था, इसे भी पृथ्वी से स्पर्श कराया। तो चलो बच्चों, आज की देखते हैं। आज की क्लास एजुके पर समाप्त होती है। कल देखेंगे अगली क्लास में। यदि बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे बताएंगे आवेश का गुणधर्म, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश का गुणधर्म अगली क्लास में बताने वाले हैं। तो यदि समझ में आए तो यस लिखना, कमेंट में लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों।